Town traders and craft persons. Fishing in troubled waters, Mausoleepatnam. Troubled water means troubled water because at that time the all the trade was through the सी रूट्स, यानी कि शिप्स से सारा व्यापार हुआ करता था. एंड इन द प्रीवियस सेक्शन वी रेड दैट डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज एंड देयर कंपनीज केम इन इंडिया फॉर द ट्रेड, कि अलग अलग देशों से लोग जो हैं वो भारत में व्यापार करना चाहते थे. अब व्यापार करना चाहने की वजह से इंडिया के अंदर चीज़ों का जो कंपटीशन था वो बढ़ गया और प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगे. तो सारे व्यापार के ऊपर कब्जा करने के लिए जो ट्रेडिंग कंपनीज थी और इंडियन ट्रेडर्स थे उनके बीच में कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. और ये कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब इंडिया के अंदर जो व्यापार था वो पावर के बेस पर होने लगा, कि जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर्स थी, नेवल पावर्स यानी कि सेना की शक्ति, वही इंडिया के ऊपर कंट्रोल, इंडिया के व्यापार के ऊपर कंट्रोल कर सकता था. तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंपोर्ट्स के ऊपर कब्जा करना चाहती थी. द टाउन ऑफ मौसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर. तो मौसली और मछलीपट्टनम मेनली फिश पोर्ट टाउन, ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर था और 17वीं सेंचुरी में ये एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग पोर्ट के तरह जाना जाता था. बहुत सारा व्यापार यहाँ से इस पोर्ट से हुआ करता था. बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल मौसलीपट्टनम एज इट बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन आंध्रा कोस्ट. तो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही मौसलीपट्टनम के ऊपर अपना कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट था. और मौसलीपट्टनम में डच लोगों ने तो अपना एक फोर्ट यानी कि किला भी बनवा लिया था. द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of various East India Company. तो जो गोलकुंडा के कुतुब शाही रूलर थे, दे वर रियली इंटेलिजेंट. वो नहीं चाहते थे कि सारे व्यापार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कपड़े, मसाले और कुछ चीज़ों के ऊपर, व्यापार के ऊपर मोनोपोली मतलब एकाधिकार रख लिया था, कि जो रूलर्स हैं उनकी परमिशन के बिना कोई ये व्यापार नहीं कर पाएगा. फायर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स. फायर्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज यानी कि वायलेंट कंपटीशन हो गया था. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो है वो व्यापार पावर के बेस पे होने लगा था. तो अब वो ट्रेडिंग ग्रुप्स कौन कौन थे? गोलकुंडा के नोबल्स, पर्सियन मर्चेंट, तेलुगु कोमती शेट्टीज और यूरोपियन ट्रेडर्स. तो जब अब इतने लोग एक ही शहर के अंदर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, तो सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलस और प्रॉस्पर्स, यानी कि यहाँ पर लोगों की भी संख्या बढ़ गई थी. और प्रॉस्पर्स होता है अमीर हो जाना. As the Mughal begins to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. जैसे जैसे गोलकुंडा के ऊपर मुगल्स का कब्जा होने लगा, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव, मुगल्स के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर मीर जुमला, जो एक खुद व्यापारी भी था, उसने इंग्लिश और डच व्यापारियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया. और 1686 और 87 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया. द कॉस्ट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स. और इस वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को व्यापार के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी. It was a part of the new policy of East India Company that it was not enough if a port had connection with the production center of the hinterland. तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापार की नई पॉलिसी थी, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था कि उनका संबंध पोर्ट के प्रोडक्शन सेंटर्स यानी कि हिंटरलैंड में जो प्रोडक्शन सेंटर है वो सिर्फ उसी के साथ हो. कंपनी चाहती थी
कि उनका जो रोल है वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल तीनों जगह पर कंपनी का रोल होना चाहिए. एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, Moslippatnam lost both its merchant and prosperity and decline in course of the 18th century. तो अब जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर 3 मेन प्रेसिडेंसीज बना ली, दैट वाज बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास. तो धीरे धीरे फिर मौसलीपट्टनम की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होने लगी, वहाँ के व्यापारी और प्रोस्पेरिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और आज जो है वो मौसलीपट्टनम एक छोटा सा शहर बनकर रह गया है. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. In the 16th and 17th century, European companies were searching for spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. 16th और 17th century में यूरोपियन कंट्रीज मसाले और कपड़े दो चीज़ों के लिए स्पेशल उनकी डिमांड थी जिसे वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनकी वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज और वेस्ट एशिया में बहुत मांग थी. इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट. तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ने, डच और फ्रेंच यानी कि फ्रांस ने अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ताकि वो भारत जैसे ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर व्यापार फैला सके. Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffur and Virzi Vora, who owned a large number of ships, compete with them. शुरू में तो भारत के जो बड़े बड़े व्यापारी थे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी वोरा, जिनके पास बहुत सारे समुद्री जहाज थे, वो इन विदेशी व्यापारियों को टक्कर दे दिया करते थे. However, the European company used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian trader to work as their agents. लेकिन धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज ने अपनी नेवल पावर को यानी कि अपनी समुंदर के रास्ते की जो सेना थी उसके रास्ते उन्होंने ज़्यादातर ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया और भारतीय व्यापारियों को इस बात के लिए फोर्स किया कि वो उनके एजेंट बनकर काम करें. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. और धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच उन सबको भारत के सीन से बाहर निकाल दिया और वो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर बन गई. The spurt in the demand for goods like textile led to a great expansion of craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people taking them up. जैसे जैसे कपड़े की डिमांड बढ़ने लगी उसी तरह से धागा बनाना, कपड़ा बुनना, उसको ब्लीच करना, डाई करना, इस तरह के काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होने लगे. इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड और भारत में बनने वाले डिज़ाइन जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते थे. However, this period also saw the decline of independence of craft person. लेकिन अब यहाँ पर एक बात क्या थी कि धीरे धीरे जो भारत के क्राफ्ट पर्सन थे जो ये सब काम किया करते थे उनकी आज़ादी कम हो गई थी. अब वो अपनी मर्जी से कपड़ा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही सिस्टेमेटिकली एक सिस्टम ऑफ एडवांस यानी कि इंडियन वीवर्स को एडवांस पैसा देना शुरू कर दिया. और जब हम किसी से पैसा एडवांस ले लेते हैं तो हमें अपनी चीज़ उसी को उसकी मर्ज़ी के दाम पर बेचनी पड़ती है. तो ये ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही ख़राब तरीका था भारतीय वीवर्स को अपने जाल में फंसाने के लिए. तो उन्होंने सबसे पहले एडवांस का सिस्टम शुरू किया जिससे कि कपड़ा बुनने वालों जो हैं वो यूरोपियन एजेंट्स को प्रॉमिस कर देते थे कि वो अपना कपड़ा उन्हें ही बेचेंगे. तो वीवर्स नो लॉन्गर हैव लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स. तो वीवर्स को अब जो डिज़ाइन बनाने होते थे वो भी यूरोपियन कंपनीज की मर्जी के ही बनाने होते थे और क्योंकि उन्होंने पैसा एडवांस ले लिया था तो उन्हें अपना कपड़ा बेचना भी यूरोपियन कंपनीज को ही पड़ता था. They had to reproduce the design supplied to them by the company agents और उन्हें वही डिज़ाइन बनाने पड़ते थे जो कंपनी उन्हें कहती थी. The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras while the nodal cities
विच आर द नोडल सिटीज़ टूडे। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास जो है वो बहुत ज़्यादा फैलने लगे। एंड क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एंड मर्चेंट्स एंड आर्टिसन वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनी विद इन दीज न्यू सिटीज़। और धीरे धीरे भारत के क्राफ्ट और ट्रेड में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, क्योंकि मर्चेंट्स और आर्टिसंस धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज के अंडर पहुंच गए। The blacks or native traders and craft person were confined here while the white rulers occupied the superior residence of forts St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta। तो जो वीवर्स थे वो तो जिन जगहों पर रहते थे उन्हें ब्लैक टाउन्स कहा जाता था, और जो वाइट लोग थे वो वहाँ बने बड़े बड़े फोर्ट्स में रहा करते थे। द स्टोरी ऑफ कॉमर्स एंड क्राफ्ट इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। और अगले साल 8th क्लास में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियन वीवर्स को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इंडियन इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से ख़त्म